नया दिन, नई खबर, हर बड़ी खबर पर हमारी नजर, खबर जिसका हम पर, आप पर और देश की सियासत पर होगा असर। और इस बड़ी खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है आपका यानी जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां केंद्रीय मंत्रिमंडल में जल्द फेरबदल की खबरों के बीच कई नेताओं को दिल्ली बुलाया जा रहा है। न्यूज 18 के अमिताभ सिन्हा के मुताबिक 2019 के बाद जल्द ही पहली बार कैबिनेट में फेरबदल हो सकता है। पीएम मोदी की कैबिनेट में अभी 53 मंत्री और 81 मंत्री तक हो सकते हैं। ऐसे में कई पद रिक्त हैं या कई सारे मंत्रियों के पास एडिशनल चार्ज कई महीनों से है, सौंपा गया है। अमिताभ सिन्हा इस वक्त हमारे साथ हैं, विक्रांत यादव दिल्ली से हमारे साथ जुड़ेंगे, और लखनऊ से अजीत सिंह, पटना से चंद्रमोहन कुमार, भोपाल से मनोज शर्मा, बंगाल से आशिका सिंह। हर कोई हमारे साथ जुड़ेगा क्योंकि हर प्रदेश से कोई ना कोई दिल्ली की ओर कूच कर रहा है। अमिताभ सिन्हा हमारे साथ हैं। अमिताभ जी नमस्ते। सबसे पहले तो ये जो गवर्नर्स की लिस्ट निकली है उसमें ही सबसे पहले फेरबदल का इशारा हो चुका है। थावरचंद गहलोत जी जो है 73 वर्षीय, वो अब मंत्री पद के कार्यभार से गवर्नर बनेंगे। बिल्कुल, ये 5-6 लोगों की लिस्ट है। और थावरचंद गहलोत और अरुण जेटली के बाद नेता सदन बने थे राज्यसभा में, और काफ़ी बड़ा पद उनको मिला था, पार्टी के संसदीय बोर्ड में के सदस्य थे। तो मुझे लगता है कि एक बड़ा चेहरा अगर यहाँ से हटा है तो एक बड़ा दलित चेहरा यहाँ पर आने की तैयारी ज़रूर कर रहा है, और इस कैबिनेट रिशफल में वो चेहरा ज़रूर सामने आएगा। मध्य प्रदेश से हो, उत्तर प्रदेश से हो, ये हम लोग अटकलें ही लगा सकते हैं। लेकिन अभी किसी नाम के बारे में मुझे लगता है कि एलिमेंट ऑफ सरप्राइज ही रहने दें जब तक हमें लिस्ट नहीं आ जाती आनंद। लेकिन ये जो 5-6 हैं, रमेश बैस को जो पुराने एक ज़माने में 7-8 टर्म के सांसद रह चुके हैं, केंद्र में वाजपेयी सरकार में मंत्री थे, उनको पहले त्रिपुरा दिया गया, अब त्रिपुरा से झारखंड ले आए हैं क्योंकि राजनीति में पकड़ उनकी समझ बहुत ज़्यादा है, और झारखंड छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है। तो मुझे लगता है ये बंडारू दत्तात्रेय हैं। तो ये बड़े बड़े नाम हैं जो कि कभी बीजेपी में काफ़ी सक्रिय थे, और उनकी कमिटमेंट के कारण ही उनको ये इनाम मिला है। तो अगले 5 साल का टेन्योर मिल गया है। तो ये एक बड़ा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक मंत्रिमंडल का एक अहम सदस्य थावरचंद गहलोत, उनका लगता है फेयरवेल हो गया जी। उनको तो एक्स कैबिनेट मिनिस्टर कह दिया गया है, अब वो गवर्नर ऑफ कर्नाटका बन के जाने वाले हैं, ऐसा इशारा है, और कॉन्फर्मेशन भी आ गया है। लेकिन अमिताभ, ये फेरबदल जो होगा इसमें जब तो अभी तो फिलहाल 53 मंत्री हैं, और राज्य मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री अगर सब मिलाकर देखा जाए 81 तो आपका गैप है, तो कम से कम जो है 28 और जुड़ सकते हैं। तो इसमें से किसका प्रमोशन होने वाला है, किसका डिमोशन होने वाला है? कई लोग दिल्ली की तरफ फ्लाइट तो ले रहे हैं, पर उन्हें पता है कि उन्हें क्या मिलने वाला है या मिलने वाला है या नहीं। देखिए, दिल्ली की फ्लाइट जो ले रहे हैं उन्हें पता है क्या मिलने वाला है, लेकिन क्या मिलने वाला है, कैसे मिलने वाला है, किस फॉर्म में मिलने वाला है, उसके बारे में न वो अटकलें लगा पा रहे हैं, ना मुझे लगता है कि उसके बारे में हम अटकलें लगा पाएंगे। लेकिन इतना सत्य है, बीजेपी के जो संगठन महामंत्री उनकी तरफ से कॉल जाता है, और शपथ ग्रहण के पहले अमित शाह भी उनसे मिले और जेपी नड्डा भी उनसे मिलते एक परिपाटी आई है पार्टी अध्यक्ष की, और गृह मंत्री बतौर सीनियर कैबिनेट मेंबर उनसे मिलते रहे। तो मुझे लगता है वो परिपाटी दिल्ली आने के बाद उनको करनी पड़ेगी। लेकिन एक चीज़ तो आनंद, आप सब जानते हैं और जो बीजेपी कवर करते रहे हैं, कि दो अनप्रेडिक्टेबिलिटी, एलिमेंट ऑफ सरप्राइज जो पीएम के हर मूव में होता है, हर प्लानिंग में होता है, उसको देखते हुए हम बहुत ज़्यादा अटकलबाजियां नहीं कर सकते। बस हम इतना कह सकते हैं, जो पिछले 1 महीने का घटनाक्रम है, जो भी आकलन किया गया है मंत्रियों के कामकाज का, जिस तरह से सहयोगी दलों से बात की गई है, तो मुझे लगता है कि एक संगठन के साथ तमाम चर्चाएं, संघ के साथ तमाम चर्चाएं हुई हैं। तो एक इस दिशा में हम, जिसे हम कहते हैं ना नोज फॉर न्यूज, सूंघ कर बताना कि ऐसा होने जा रहा है, जिसके लिए काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है जी। और अमिताभ, आप बने रहिए। न्यूज 18 के मनोज शर्मा की खबर है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया आज दोपहर 3:30 बजे की फ्लाइट से इंदौर से दिल्ली रवाना होंगे। मनोज शर्मा बताइए, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तो जो कहा वो करके भी दिखा दिया। वो पार्टी कांग्रेस छोड़ के आए, लेकिन फिर चुनाव में 19 सीटें उन्होंने जितवाई, तो काफ़ी कुछ उन्होंने किया भी। ज्योतिरादित्य सिंधिया से आपने बात की, आइए देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। इस मंदिर के साथ सिंधिया परिवार की अंतरात्मा की भावना जुड़ी हुई है। जब मैं उज्जैन आता हूँ तो महाकाल के दरबार में ढोक लगाना हमारा धर्म और दायित्व दोनों है। मेरी यही कामना है कि इस कोरोना के युद्ध में
मानव जाति को भगवान आशीर्वाद प्रदान करे, विजयश्री प्रदान करें। महाकाल के मंदिर में अपनी मनोकामना रखकर दिल्ली की ओर कूच तो कर रहे हैं मनोज, बताइए, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया को क्या उम्मीद है? जाहिर तौर पर आनंद, ज्योतिरादित्य सिंधिया को देर सवेर केंद्र में मंत्री बनना था, इस बात की अटकलें कई दिनों से लग रही थी। तब से लग रही थी जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कमलनाथ की सरकार गिराई थी, एक इतिहास रचा था। क्योंकि ऐसा अमूमन कम ही देखने को मिलता है कि एक नेता के साथ 18 विधायक, जो कि सदन में विधायक बनकर बैठे हुए हैं, 6 मंत्री जिनको बाकायदा मंत्री के बड़े बड़े पद मिले हुए हैं, वो उनके साथ छोड़कर जब गए, उसके बाद कमलनाथ की सरकार गिरी। उसके बाद उपचुनाव हुए। आनंद, 28 उपचुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अच्छी खासी कामयाबी हासिल की ग्वालियर चंबल के इलाके में, और जिसकी वजह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जो सरकार है, जो कमलनाथ की सरकार गिरने के बाद बनी थी, जिसको हम सीधे तौर पर कह सकते हैं कि वो सिंधिया की बदौलत बनी थी, वो सरकार एक स्थायी रूप ले पाई और स्थायी तौर पर कंफर्टेबल तरीके से चल पाई। और सिंधिया का लगातार जो ताबड़तोड़ दौरे चल रहे थे, इसलिए अटकलें ज़्यादा तेज हो गई हैं कि आनंद, इस बार का जो दौरा था सिंधिया का, वो 4 तारीख से लेकर 7 तारीख तक का दौरा था, जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश के 7 जिलों में जाना था। लेकिन एक दिन पहले वो अचानक ही उनका आज 3:30 बजे की फ्लाइट से इंदौर से दिल्ली जाना, जैसे ये खबर उड़ी, उसके बाद ये माना गया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में उन्होंने जिस तरह से कमलनाथ की सरकार गिराई, उसके बाद पार्टी ने उन्हें राज्यसभा का सांसद बनाकर भेजा और अब उन्हें मंत्री पद से नवाजा जा सकता है। तो जाहिर तौर पर सिंधिया लगातार मध्य प्रदेश में हर बीजेपी के जो हुज हुए हैं, किसी के साथ नाश्ता, किसी के साथ खाना, किसी के साथ हाई टी और किसी के साथ डिनर, ये सिलसिला ताबड़तोड़ तरीके से मध्य प्रदेश में सिंधिया का चल रहा था। कल भी चलता 7 तारीख को, लेकिन एक दिन पहले ही वो दिल्ली रवाना हो गए होने वाले। बिल्कुल। और ये एंगेजमेंट जो है रीजनली वो अपने अपने प्रदेश में कर रहे हैं, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने काफी काम भी किया है। ऐसा नहीं है कि जैसे वो पार्टी से जुड़े उन्होंने काम नहीं किया। विक्रांत हमारे साथ हैं, चंद्रमोहन है, आशिका है, अजीत है, एक एक करके सबसे जानेंगे, क्योंकि हर प्रदेश से जहां से ये जुड़ रहे हैं वहां से कोई ना कोई दिल्ली की ओर चल तो रहा है। लेकिन अमिताभ, बताइए, ज्योतिरादित्य सिंधिया MOS होंगे, विद इंडिपेंडेंट चार्ज होंगे, या उन्हें अलग से अपना एक कैबिनेट रैंक मिलकर और मंत्री पद मिलेगा? देखिए, MOS तो यूपीए में रह चुके हैं वो, और अब सीनियर हो चुके हैं, और एक विरासत भी काफ़ी लंबी चौड़ी है उनकी। और सबसे बड़ी बात है, मध्य प्रदेश में अपदस्थ करने में कमलनाथ को उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। 28 MLA लेकर वो वहाँ से उड़ गए थे। तो मुझे लगता है कि बीजेपी को शासन में वापस लाने में योगदान को न भुलाते हुए मुझे लगता है उन्हें बड़ा इनाम मिल सकता है। इसीलिए कैबिनेट की उम्मीद कर रहे होंगे, तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं है। कैबिनेट की उम्मीद करें तो अतिशयोक्ति नहीं है। अमिताभ, काफ़ी सारी चीज़ें जानते हैं पर कह के भी नहीं कह रहे हैं। देखिए जिस तरह से मुस्कुरा रहे हैं, पर क्या कहें, कुछ डिटेल्स उन्हें पता है लेकिन वो जग जाहिर अभी कर नहीं सकते, पर शाम तक हो जरूर जाएंगे। विक्रांत, बताइए, कौन कौन किस होड़ में लग रहा है? आपको क्या खबर मिली है? बहुत सारी अटकलें लग रही हैं, बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं। कुछ MOS हैं जो शायद उनका प्रमोशन हो, कुछ मंत्री हैं जिनका शायद डिमोशन हो, कुछ मंत्रिमंडल जो पोर्टफोलियोज हैं उनमें भी शफलिंग की गुंजाइश लग रही है। देखिए आनंद, मैं तो चूंकि फील्ड में हूं तो अमिताभ जी की मुस्कुराहट नहीं देख पा रहा था, लेकिन जैसा आपने कहा कि सवाल पर वो मुस्कुराए थे तो अंदाजा लगाया जा सकता है। क्योंकि एक चीज तो सभी के जहन में हमेशा रहनी चाहिए कि पीएम मोदी के काम करने का जो तरीका है उसमें सरप्राइज एलिमेंट, जिसकी बात अभी अमिताभ ने भी की थी, वो जरूर रहता है। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार का जो ये कैबिनेट एक्सपेंशन या कैबिनेट विस्तार, फेरबदल जो भी इसमें होना है, उसमें 2-3 चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। एक तो मंत्रियों के जो पूर्व में किए गए कामकाज हैं उसकी समीक्षा, उसमें किस तरीके का कामकाज पाया गया, यानी उन्होंने जो भूतकाल में काम किए हैं उसका रिजल्ट इस वाले कैबिनेट फेरबदल में दिखाई देगा। और दूसरा, जो भविष्य से अपेक्षाएं, जिन नेताओं से भविष्य में अपेक्षाएं हैं, अगले साल बड़े चुनाव होने विधानसभा के, उसको देखते हुए साथ ही साथ अब 2024 के लिए भी एक ब्लूप्रिंट सरकार का सामने रखने में जो मदद करेंगे वो मंत्रियों का कामकाज ही होता है, तो वो भी कहीं ना कहीं एक बड़ी भूमिका रखेगा। और राज्यों के बीच में सत्ता का संतुलन, कई ऐसे प्रदेश हैं, जैसे हम अगर बिहार की बात करें, जेडीयू बीजेपी का बहुत बड़ा सहयोगी है, मिलकर सरकार चला रहे हैं, लेकिन जेडीयू अभी तक केंद्र की सरकार में साझेदार नहीं हुआ। तो अब ये लगभग तय माना जा रहा है कि इस बार के जो कैबिनेट एक्सपेंशन होगा उसमें जेडीयू को भूमिका मिलेगी। और एक महत्वपूर्ण बात कि जेडीयू पिछली बार इसलिए शामिल नहीं हुआ था कि एक नेता को शामिल किया जा रहा था, उस समय जेडीयू ये चाहता था कि प्रॉपर उन्हें मान सम्मान मिले। तो हो सकता है कि एक से ज्यादा सीटें उनकी इस बार के कैबिनेट में। बिहार की बात भी करेंगे चंद्रमोहन कुमार के साथ, लेकिन अमिताभ ने हाथ उठाया। बताइए क्या खबर है अमिताभ? फोन पर कुछ तो इनपुट आ रहा है आपको?
नहीं, मैं गवर्नेंस के बारे में एक बड़ा इनपुट ये है ना आनंद, इसके बारे में बताना चाहूँगा कि इसमें बड़े साइजेबल सेक्शन जो हैं SC ST OBC कम्युनिटी को मोदी सरकार ने दिए हैं, और इनमें महिलाओं को भी काफ़ी गवर्नर के पोस्ट मिले हैं। 3 जाट लीडर्स हैं इसमें जो कि गवर्नर के पोस्ट पर अपॉइंट किए गए हैं। तो मुझे लगता है कि एक तमाम जातियों का सम्मिश्रण करके SC ST OBC को सबको प्रतिनिधित्व देकर महिलाओं को भी आगे किया गया है, और मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा संदेश देने की कोशिश की है पूरे देश में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बारे में। जी अमिताभ जी, फिर जुड़िएगा हमारे साथ। मैं जानता हूं फोन कॉल आपका इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी आप खबरें भी इंपॉर्टेंट है। अखाड़ा में आज बहुत कुछ आ रहा है। आशिका सिंह की खबर है कि असम के पूर्व CM सर्बानंद सोनोवाल भी आज दिल्ली पहुंच रहे हैं। ये तो होना ही था आशिका। बिल्कुल आनंद, एक तरफ मुख्यमंत्री थे, असम के चुनाव राज्य में जीत गई पार्टी, उसके बाद कुर्सी छोड़नी पड़ी। अब ऐसी स्थिति में जब आज दिल्ली जा रहे हैं, करीब 3 बजे पहुंच जाएंगे दिल्ली, तो माना ये जा रहा है कि वो भी एक प्रमुख चेहरा होंगे जो नया मंत्रिमंडल होगा उसका। और बात अगर बंगाल की करें तो यहाँ से भी संभव है कि 1 से 2 नाम जो है वो सामने आए। हालांकि अभी कौन है ये तय नहीं हुआ है, किसी को फ़ोन नहीं आया है। बंगाल के जो सांसद हैं उनकी बात करें तो, लेकिन सर्बानंद सोनोवाल असम से वो आज करीब 3 बजे पहुंचने वाले हैं, और संभव है कि वो भी जो है एक बंगाल से तो फिलहाल कुछ MPs तो हैं मंत्रिमंडल में। देबश्री चौधरी का नाम मुझे ध्यान आ रहा है, बाबुल सुप्रियो हैं, और भी लोग हैं जो कि सेंटर में, केंद्र में कार्यरत हैं। तो क्या उनके पद बने रहेंगे या फिर कोई फेरबदल की गुंजाइश है आशिका? देखिए, अभी जो बातचीत है कि जो मंत्री हैं, जैसे देबश्री रॉय आपने बताया, देबश्री चौधरी आपने बताया, साथ ही बाबुल सुप्रियो, मंत्री तो बने रहेंगे, साथ ही उनके कम से कम 2 और नाम जो हैं वो शामिल हो सकते हैं। चर्चा जो अभी हो रही है खास तौर पर निशित प्रामाणिक की, उत्तर बंगाल की बात करें, बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया था, तो निशित प्रामाणिक जो है वो एक नाम है जिस पर चर्चा चल रही है काफ़ी। साथ ही लौकिक चैटर्जी हैं, महिला जो है चेहरा, और इसके अलावा और भी नेता हैं, शांतनु ठाकुर का भी नाम आगे आ रहा है। लेकिन देखने की बात है कि किसको फोन आता है और दिल्ली की तरफ कौन रवाना होता है। जी, अभी तक तो किसी ने फ्लाइट नहीं पकड़ी है, तो फिर शायद क्या किसी को कुछ मिलेगा या फिर थोड़ा उनको इंतजार करना पड़ेगा, देखते हैं। विक्रांत के पास वापस जाएं, उससे पहले उत्तर प्रदेश की खबर आपको बता दें। अजीत सिंह की खबर है कि यूपी से अपना दल की अनुप्रिया पटेल को भी दिल्ली बुलाया गया है। अजीत, तो सिर्फ एलआई अपना दल की अनुप्रिया पटेल और कोई नहीं? देखिए, बिल्कुल आनंद, उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव है, लिहाजा उत्तर प्रदेश से कई चेहरे होंगे। अभी अपना दल की अनुप्रिया पटेल का मंत्री बनना बिल्कुल तय है। इसके साथ ही कानपुर के जो सांसद हैं सत्यदेव पचौरी, जो उत्तर प्रदेश सरकार में इसके पहले कैबिनेट मंत्री थे, और 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें सांसदी का टिकट दे दिया गया, उन्हें बुलाया गया। वो सुबह 9 बजे की फ्लाइट से दिल्ली पहुंच चुके हैं। इसके अलावा प्रयागराज की सांसद और बड़ी नेता महिला चेहरे के तौर पर रीता बहुगुणा जोशी हैं, उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। बलिया के राज्यसभा सांसद सकलदीप राजभर, जिस तरह ओम प्रकाश राजभर लगातार बीजेपी के सामने चुनौती खड़ी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 70 सीटें हैं जहां 75,000 से ज्यादा राजभर हैं, तो उस पूरे बेल्ट को कवर करने के लिए पहले ही योगी सरकार ने अनिल राजभर को कैबिनेट मंत्री बनाया, जो वाराणसी के शिवपुर से विधायक है। लेकिन अब सकलदीप राजभर को केंद्र में मौका देकर उनको उसके शामिल करके उत्तर प्रदेश की सियासत को साधने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा SP सिंह बघेल आगरा के हैं, रामशंकर कठेरिया, इन सब के नामों पर विचार हुआ है। लेकिन अभी जो परफेक्ट खबर है वो अनुप्रिया पटेल और सत्यदेव पचौरी को बुलाया गया है। वरुण गांधी का भी नाम है। धीरे धीरे एक एक करके लोग दिल्ली की तरफ रुख कर रहे हैं। तो यूपी चूंकि 2022 का चुनाव है आनंद, लिहाजा एक एक बिंदु को देखते हुए, एक एक क्षेत्र को देखते हुए, एक एक जाति समीकरण को देखते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल में इन नामों को शामिल किया जाएगा। क्योंकि बीजेपी चाहती कि उत्तर प्रदेश के चुनाव, चूंकि जीत का रास्ता यूपी से ही दिल्ली की तरफ जाता है, तो यूपी में कोई चूक ना हो, इसलिए क्षेत्र को देखा गया है, जाति को देखा गया है और चेहरे को देखा गया। तो इन सब के आधार पर इन चेहरों को शामिल किया जाएगा, जिसमें 2 लोग दिल्ली की तरफ रुख कर चुके हैं, बाकी का अभी रुख करना बाकी है। आनंद जी, अजीत बने रहिए। उत्तर प्रदेश से तो बहुत सारे नामों की बात हो रही है और कुछ नामों को गिराया भी जाएगा। दिल्ली से भी अटकलें लग रही हैं विक्रांत।
मीनाक्षी लेखी जी का क्या नंबर आने वाला है? सुधांशु त्रिवेदी जो कई बार डिबेट्स में आए हैं, राज्यसभा एमपी हैं, क्या उनका नाम आने वाला है? अश्विनी चौबे जी का क्या होगा? देखिए आनंद, बिल्कुल ये नाम ऐसे हैं जो कयास में तो चल रहे हैं, लेकिन असली जो नाम आएंगे सामने वो राष्ट्रपति भवन में जब ये कैबिनेट का एक्सटेंशन या फेरबदल विस्तार जो भी होगा उसकी पूरी सूची जाने के बाद ही क्लियर हो पाएगा। क्योंकि कई बार हमने ऐसा देखा है कि कई ऐसे नाम सामने आते हैं लेकिन आखिरी मौके पर जब लिस्ट जारी होती है, जब उनको शपथ लेने के लिए बुलाया जाता है तो वहां से गायब हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक जी अभी एक और अपडेट आ रही है कि गुरुवार को पूरा विस्तार हो सकता है, गुरुवार को कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। अनाउंसमेंट के बाद स्वेरिंग इन जो है, कई लोग अटकलें लगा रहे थे कि कल ही ये हो जाएगा, पर अब बता रहे हैं, अब खबर आ रही है कि गुरुवार को, और ये भी यतेंद्र शर्मा की खबर है कि गुरुवार को सुबह 10:30 बजे कैबिनेट विस्तार हो सकता है, यानी स्वेरिंग इन होगा 10:30 बजे। यतेंद्र से ही पूछ लेते हैं, तो नाम क्या कल तक पक्का हो जाएंगे या फिर 10:30 बजे गुरुवार को ही सब पता लगेगा? देखिए बिल्कुल जो खबर आ रही है वो यही है कि 8 जुलाई को सुबह 10:30 बजे मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। ये कंफर्म टाइम बताया गया सूत्रों के द्वारा कि सुबह 10:30 बजे 8 जुलाई को मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। और खबर यह भी है कि आज शाम को जेपी नड्डा अपने हिमाचल दौरे से वापस आएंगे, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, और उसके बाद बीजेपी अध्यक्ष और बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष जो संभावित उम्मीदवार हैं उनके साथ आज रात या कल मिलना शुरू करेंगे और उनको ऑफिशियल जानकारी देंगे। और जिनको हटाया जाएगा उनको भी बुलाकर बताया जाएगा बीजेपी अध्यक्ष के द्वारा कि आपको इस मंत्रिमंडल से हटाया जा रहा है, और जिन जिनको लिया जा रहा है उनको वो चाय पर एक एक करके उन सभी लोगों को अपने आवास पर बुलाएंगे और कंफर्म उन्हें बताया जाएगा कि 8 जुलाई को सुबह 10:30 बजे उनका शपथ ग्रहण समारोह किया जाएगा। ये कंफर्म है। न्यूज 18 इंडिया को सबसे पहले पता चला सूत्रों से कि 8 जुलाई को सुबह 10:30 बजे राष्ट्रपति भवन में मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। जी तो 10:30 बजे गुरुवार को मोदी मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह, तो विस्तार जो है ऑफिशियल हो जाएगा। अब न्यूज 18 का हितेंद्र, धन्यवाद आपके अपडेट के लिए। अमिताभ सिन्हा भी वापस जुड़ेंगे हमारे साथ यहाँ अखाड़ा में, लेकिन वहीं न्यूज 18 के चंद्रमोहन कुमार की खबर है कि पशुपति पारस कल रात दिल्ली पहुंचे हैं, जबकि आरपी सिंह आज दिल्ली पहुंचे हैं। चंद्रमोहन, बिहार से क्या हो रहा है? बिल्कुल, देखिए यह पहली बार होगा कि जब कई महीनों से यह कयास लगाया जा रहा था कि जेडीयू केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होगी या फिर नहीं होगी, लेकिन अब उस कयासों से पर्दा लगभग उठ चुका है और जेडीयू मंत्रिमंडल में शामिल हो रही है। साथ ही कल शाम में एक फोन आया अमित शाह का, जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उनका पशुपति पारस को, और उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद वो यहाँ से दिल्ली के लिए निकल गए। ऐसे में यह तय माना जा रहा है कि पशुपति पारस केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। तो वहीं जेडीयू को अब कितनी सीटें मिलेंगी, इसको लेकर अब अटकलें लगाई जा रही है कि क्या 2 केंद्रीय मंत्रिमंडल मिलेगा और 1 एमओएस मिलेगा, या फिर 1 केंद्रीय मंत्रिमंडल मिलेगा और 2 एमओएस मिलेगा। तो अब इसकी चर्चा की जा रही है और इसी चर्चा के बीच आज सुबह आरसीपी सिंह जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। और अब जब लिस्ट आएगा उसके बाद यह साफ हो पाएगा कि आखिर कितने लोग जेडीयू से शामिल हो रहे हैं। जी इतना अब तय हो गया है कि जेडीयू केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो रही है। जी, और कहीं ना कहीं क्या विक्रांत, इसकी वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा है, क्योंकि जेडीयू को शायद 2 कैबिनेट बर्थ की उम्मीद है आरसीपी सिंह और ललन सिंह के लिए, जबकि बीजेपी की तरफ से यह है कि 1 कैबिनेट और 1 एमओएस। तो 1+2 का फॉर्मूला होगा कि 1 कैबिनेट 2 एमओएस। क्या होने वाला है? देखिए आनंद, मुझे लगता है कि ये मामला अब सुलझ चुका होगा, क्योंकि जब पिछली बार की बात थी तब कैबिनेट में जेडीयू इसी कारण शामिल नहीं हुई थी कि जेडीयू को 1 कैबिनेट मंत्री का पद मिल रहा था। तो उस समय जेडीयू शामिल नहीं हुई थी और उसका ये कहना था कि उसे उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। तो मुझे लगता है इस सवाल का जवाब अब तलाश लिया गया है, और वो क्या फार्मूला निकाला गया है, कैसे फार्मूला निकाला गया है, क्योंकि ललन सिंह और आरसीपी सिंह इन दोनों का ही मंत्री बनने का पूरा कहा जा रहा है कि कयास लगा सकते हैं, और दोनों इस समय दिल्ली में ही आज शाम तक रहेंगे। तो दिल्ली में ये लोग आ चुके हैं और ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी के नेतृत्व से मुलाकात भी होगी आरसीपी सिंह की। तो
तो एक तरह से ये पूरा चैप्टर अब पूरी तरीके से चर्चा के बाद बंद कर दिया गया है। अब केवल सामने आने वाली बात है और मुझे लगता है कि जेडीयू, क्योंकि पिछली बार एक कैबिनेट मंत्री पर वो संतुष्ट नहीं हुई थी, तो मुझे लगता है उसका कोई ना कोई रास्ता निकाल लिया गया है बीजेपी के जरिए। जी, और ये रास्ता तो निकल गया। महाराष्ट्र की भी जल्दी से बात कर लेते हैं। अमिताभ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। न्यूज़ 18 के विवेक गुप्ता की खबर है कि नारायण राणे आज दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो किसको फोन कॉल आ रहा है, किसको नहीं, बहुत सारी अटकलें लग रही हैं। लेकिन एक और बात थी कि महाराष्ट्र से शायद 2 और चेहरे भी आए। नारायण राणे ने क्या कहा, ये सुनते हैं। नहीं, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। मैं पहुँचने के बाद मुझे जानकारी मिलने के बाद मैं कहूँगा। महाराष्ट्र से क्या होगा? क्या महाराष्ट्र में कोई एक या दो चेहरों की बात हो रही थी? क्या सिर्फ नारायण राणे ही हैं? विक्रांत, ये बहुत बड़ी बात है। गुरुवार को सुबह 10:30 बजे यतेंद्र शर्मा की खबर है कि शपथ ग्रहण समारोह होगा गुरुवार सुबह 10:30 बजे। आज शाम को कई जगह अटकलें लग रही हैं कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से कई लोग मिलने पहुंचेंगे। कल सारे जो एग्जिस्टिंग मंत्रिमंडल है उनकी मीटिंग है, कैबिनेट की मीटिंग है विक्रांत। तो ये जो जितने नेता आ रहे हैं, क्या इन्हें पहले ही अभी बता दिया गया है या अब भी कुछ फैसले लेने बाकी हैं? और महाराष्ट्र से सिर्फ एक नाम? देखिए, मुझे लगता है महाराष्ट्र का थोड़ा प्रतिनिधित्व ज्यादा होगा, एक नाम नहीं होगा, कुछ और नाम है, क्योंकि वही चीज है कि जो नाम अभी सामने नहीं आ पा रहे हैं, ऐसा इस मामले में हो सकता है, क्योंकि हमें जो जानकारी मिल रही है कि महाराष्ट्र से 2 से 3 नाम हो सकते हैं। दूसरी बात, कैबिनेट की कल निश्चित तौर पर बैठक है। कैबिनेट की बैठक में बड़े फैसले कल लिए भी जा सकते हैं, कैबिनेट के एजेंडे में है। और लेकिन एक चीज जो महत्वपूर्ण है कि जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष आज शाम को लौट रहे हैं, क्योंकि वो 3 दिनों के हिमाचल प्रवास पर थे। आज शाम को वो लौटेंगे और आज देर रात को या कल से पूरा दिन वो उन सभी लोगों से मुलाकात करेंगे पार्टी के, जिनको प्रोबेबल मंत्री के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि एक परंपरा रही है कि पार्टी अध्यक्ष से मिलते हैं और अगर किसी को हटाया जाता है, फेरबदल होता है, तो वो भी मुलाकात करते हैं और उनको बताया जाता है कि इस बार के मंत्रिमंडल में आपकी जगह नहीं हो पाएगी। जो हमें जानकारी मिल रही है कि बीजेपी अध्यक्ष तमाम नेताओं से बात कर रहे हैं, जो बीजेपी के सांसद जिनको मंत्री बनना है। इसके अलावा गृह मंत्री भी उन लोगों से बातचीत कर रहे हैं जो सहयोगी दलों के नेता हैं और जिनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। तो उसके लिए सहयोगी दलों के नेताओं के साथ भी बातचीत की जा रही है और उनको बाकायदा फोन कॉल भी जा रहे हैं। तो अब ये लगभग क्लियर हो चुका है कि परसों मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल। देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार तो होगा, किसे क्या मिलेगा, किस तरह की फेरबदल होगी और रिपोर्ट कार्ड में किस किस के नंबर अच्छे आए हैं और किस किस को डिमोशन होने वाला है, कहां पर मंत्री की पोर्टफोलियो चेंज होने वाली है, किस तरह के समीकरण को ध्यान में रखकर काम किया जा रहा है, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अनुराग ठाकुर जी से इस पर सवाल पूछे गए तो उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। रक्षा मंत्री जी, क्या जल्दी विस्तार हो रहा है, कैबिनेट में विस्तार हो रहा है? अभी संबंध में मैं कुछ नहीं कह सकता। रक्षा मंत्री जी, क्या जल्दी विस्तार हो रहा है, कैबिनेट में विस्तार हो रहा है? अभी संबंध में मैं कुछ नहीं कह सकता। ना इसमें मैं तय करने वाला हूं, ना आपको इन्फॉर्म करने वाला हूं। जो उचित लोग हैं वही इस पे आपको कोई जानकारी दे पाएंगे। देखिए, कोई भी कुछ भी नहीं कहना चाहता है विक्रांत। इस बार सब लोग बहुत ही सचेत हैं, क्योंकि पिछली बार कुछ लोगों ने ज़्यादा बयानबाजी की तो फिर देखा कि भाई कुछ नंबर कट गए, पोर्टफोलियो बट गए और फिर मंत्रिमंडल में शामिल होते होते रह गए। इसलिए हर कोई अब की बार थोड़ा आराम से है। एक बात बताइए, MOS MEA की क्या अटकलें हैं, क्योंकि वो जगह भी तो रिक्त है विदेश मंत्रालय में। देखिए, बिल्कुल उस पद पर भी नियुक्ति इस बार के मंत्रिमंडल विस्तार में हो जाएगी। और आनंद, जो आप बात कह रहे थे कि जो लोगों ने सावधानी बरती है, निश्चित तौर पर जिनके पास फोन कॉल चले गए हैं वो लोग भी अभी इस मामले में खुलकर नहीं बात करना चाहते, क्योंकि उन्हें पता है कि ये प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार होता है और अंतिम समय तक कई बार ये देखा गया है कि लोग अचकन सिलवा लेते हैं शपथ ग्रहण में जाने के लिए और उसके बाद पता चलता है कि उनका नाम आखिरी समय पर कट गया है। तो ऐसी नौबत कोई आने नहीं देना चाहता, इसलिए कोई
कोई अपना नाम खुलकर बता नहीं रहे। हालांकि ये हमारे पास पुख्ता जानकारी है कि नेताओं के पास फोन जाने शुरू हो गए हैं और हालांकि कब ये परसों, अब ये खबर आ रही है कि परसों मंत्रिमंडल विस्तार होगा, तो उससे पहले मुझे लगता है कि कल एक तरह से तस्वीर मोटा मोटा साफ हो जाएगी, क्योंकि जो भी नेता सांसद बीजेपी अध्यक्ष से मिलने जाएंगे तो उनको लेकर के एक रफ कयास आप लगा सकते हैं, पुख्ता कयास आप लगा सकते हैं जो लोग मुलाकात करेंगे कि वो मंत्रिमंडल में उनकी भूमिका हो सकती है। जी, इस यहाँ पर तो सही बैठता है अजीत की मुलाकात भी होगी, क्या बात होगी ये बात किसी से ना कहना जब तक शपथ ग्रहण ना हो जाए। लेकिन एक बात बताइए, कुछ वादे भी किए गए हैं उत्तर प्रदेश में बीजेपी द्वारा अपने जो एलाइज हैं उनको, जैसे निषाद पार्टी है, तो क्या उनको भी आमंत्रण आया है, क्या उनको भी जगह मिलेगी? में निषाद पार्टी अपना दल ये भारतीय जनता पार्टी के साथ है और ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव पार्टी वो उनसे अलग हो गई है। प्रवीण निषाद अमित शाह से भी मिले थे, जेपी नड्डा से मिले थे और उन्होंने ये बात रखी थी कि उनको प्रतिनिधित्व दिया जाए, लेकिन बाद में उन्होंने उत्तर प्रदेश में प्रतिनिधित्व की बात कर दी, यानी उत्तर प्रदेश में उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाए। तो अभी फिलहाल प्रवीण निषाद को कोई फोन नहीं है, अभी वो यहीं मौजूद है, लेकिन अनुप्रिया पटेल और सत्यदेव पचौरी ये दो नाम लगभग फाइनल हो चुके हैं। इसके अलावा रीता बहुगुणा जोशी, एसपी सिंह बघेल, सकलदीप राजभर जो बलिया से सांसद हैं, राज्यसभा सांसद है, वरुण गांधी के नाम पर भी चर्चा है। हालांकि जिन जिन लोगों को वहां बुलाया जा रहा है वो लोग आरटीपीसीआर का टेस्ट कराएंगे, तो इस बात पर भी हमारी नजर है कि कौन कौन से नेताओं के आरटीपीसीआर टेस्ट हो रहे हैं आनंद, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हो रहा है ना, तो उसके हिसाब से पूर्वांचल से कौन सा चेहरा देखना है, पश्चिम से कौन सा देना है, आवध से कौन देना है, इन सब पर चर्चा हुई और उसी हिसाब से केंद्रीय मंत्रिमंडल में चेहरे शामिल होंगे। जी, कुछ लोगों को तो बुलाया जा रहा है जो दिल्ली में नहीं है, कुछ लोग तो पहले से ही दिल्ली में मौजूद हैं और कुछ लोग स्वतः आ रहे हैं। तो किसको बुलाया गया है, कौन अपनी मर्जी से आ रहा है या आ रही है, कौन यहाँ पर ऑलरेडी है, बहुत सारी अटकलें लगी हैं, लेकिन इतना तय है कि 53 से ये कैबिनेट जो है इसमें विस्तार जरूर होगा। क्या 81 के 81 जो स्थान हैं वो सारे भर जाते हैं या फिर कुछ रह जाते हैं, इस पर हम नजर बनाए रखेंगे। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए। अखाड़ा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां केंद्रीय मंत्रिमंडल में जल्द फेरबदल की खबरों के बीच कई नेताओं को दिल्ली बुलाया जा रहा है। न्यूज 18 के अमिताभ सिन्हा के मुताबिक, और वहीं कांग्रेस में मची सियासी खींचतान से जुड़ी खबर में कैप्टन अमरिंदर सिंह अब पंजाब से दिल्ली पहुंच चुके हैं और आज सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात है। उससे पहले खबर है कि राहुल गांधी सोनिया गांधी से मिल चुके हैं। अब पंजाब से बिजली पर जारी घमासान के बीच मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह दिल्ली पहुंचे हैं। फिलहाल वो दिल्ली के कपूरथला हाउस में हैं। न्यूज 18 के पंकज कपाई की खबर के मुताबिक दोपहर 3 से 4 के बीच कैप्टन अमरिंदर सिंह सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। पंजाब के बिजली संकट पर ट्वीट करने वाले नवजोत सिंह सिद्धू पहले से ही दिल्ली में मौजूद हैं, ऐसी खबर है। अमरिंदर सिंह का काफिला पहुंच गया है दिल्ली, कपूरथला आवास पे पहुंच गए हैं अमरिंदर सिंह और आज की बैठक पे तमाम लोगों की नजरें होंगी नवजोत सिंह सिद्धू और अमरिंदर सिंह के बीच, जो पिछले कई दिनों से, पिछले 2 महीने से पहले कमेटी के सामने दोनों नेता पेश हुए और आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के सामने अपना पक्ष रखेंगे। देखना होगा कि देख सकते हैं आगे जो आगे गाड़ी गई उसमें अमरिंदर सिंह बैठे थे और आज शाम को मुलाकात है और इस मुलाकात पे नजरें तमाम लोगों की है। लेकिन जो दूसरे बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर, चाहे तमाम सांसदों की बात करें या दूसरे विधायकों की बात करें, उनका कहना है कि कोई एक व्यक्ति पार्टी को डिक्टेट नहीं कर सकता। नवजोत सिंह सिद्धू के साथ कोई विधायकों का समूह नहीं है, समर्थन नहीं है और 4.5 साल तक अमरिंदर सिंह के चेहरे पे सरकार चली है। पिछला विधानसभा चुनाव जो था वो अमरिंदर सिंह के नाम पे लड़ा गया था। तमाम जो विधायक और सांसद है, रवनीत सिंह बिट्टू ने तो यहाँ तक कहा कि पिछला जो विधानसभा चुनाव था नवजोत सिंह सिद्धू भी अमरिंदर सिंह के चेहरे पे चुनाव जीते थे, तो ऐसे में चेहरा जो है कैप्टन का मजबूत है और बार बार जो डिक्टेट करने की कवायद है नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से पार्टी को, उसको पार्टी के तमाम दूसरे नेता को पसंद नहीं आ रहा। और रवनीत सिंह बिट्टू यही बात कह रहे थे कि ये पार्टी के अंदर डिक्टेट करना किसी एक व्यक्ति का ठीक नहीं है। कोई एक व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि हम अध्यक्ष बनेंगे या कोई एक पद लेंगे। तो रवनीत सिंह बिट्टू या बाकी दूसरे सांसदों और ज्यादातर विधायकों का यही मानना है कि
चेहरा तो अमरिंदर सिंह को ही होना चाहिए, लेकिन पार्टी आला कमान पे तमाम नेता अपनी बातें छोड़ रहे हैं अब, जबकि अमरिंदर सिंह पहुंच गए हैं यहाँ। और आज शाम को बैठक हो रही है कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से, और बैठक से पहले जिस तरह से प्रियंका गांधी और की मुलाकात हुई कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से, तो ये कहीं ना कहीं बताता है कि आज की बैठक महत्वपूर्ण है। तो हलचल यहाँ कपूरथला आवास पे, जहां अमरिंदर सिंह रुकते हैं, यही इनका आवास है। और आज इस बैठक पे सबकी नजर है, क्योंकि सबसे बड़ी बैठक है। पिछले जो 2 महीने से कवायद चल रही है, कमेटी के सामने 200 नेता पहुंचे, उसके बाद खुद नवजोत सिंह सिद्धू पहुंचे, अमरिंदर सिंह 2 बार कमेटी के सामने पहुंचे। आज सोनिया गांधी के सामने जब पेश होंगे अमरिंदर सिंह, तो अपनी बातें रखेंगे। और सोनिया गांधी की कोशिश ये होगी कि जिस फॉर्मूले को तय किया गया है प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की तरफ से, उस पर मुहर लगवाई जाए अमरिंदर सिंह। अब वो नीरज कुमार की ग्राउंड रिपोर्ट थी कपूरथला हाउस के बाहर से, लेकिन अभी बड़ी खबर आ रही है यहाँ अखाड़ा में। दिल्ली से न्यूज़ 18 के अरुण सिंह की खबर है कि अब से कुछ ही देर पहले राहुल गांधी मां सोनिया गांधी से मिलने 10 जनपद पहुंचे। कैप्टन के दिल्ली पहुंचने से पहले ये मुलाकात काफ़ी अहम मानी जा रही है। राहुल से पहले प्रियंका वाड्रा ने भी सोनिया गांधी से मुलाकात की। अब राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में अमरिंदर सिंह और सिद्धू के बीच के कलह पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचा रही है। सोनिया गांधी की चुनौती ये है कि कैप्टन बनाम सिद्धू की इस जंग को कैसे शांत किया जाए। पंजाब कांग्रेस में मची सियासी खींचतान को लेकर कांग्रेस आला कमान की टेंशन बढ़ी हुई है। अब सवाल ये है कि क्या इस मुलाकात के बाद पंजाब के सियासी कलह जो है उसमें एक विराम लगेगा या नहीं, और ये भी कि क्या पंजाब की कलह की सुलह का फॉर्मूला जो है तैयार हो चुका है। अरुण सिंह और नीरज कुमार हमारे साथ हैं इस वक्त। अरुण, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो मुलाकात हुई है माँ बेटे के बीच में, इसमें क्या बात हुई है और खासकर क्या किस तरह का फॉर्मूला है। खबर ये भी है कि नवजोत सिद्धू अब दिल्ली में नहीं है, वो पंजाब में है, तो ये जो जॉइंट मीटिंग की अटकलें लग रही थी वो शायद अब ना हो। देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू के साथ बैठ करके आला कमान के साथ कोई बैठक करेंगे अमरिंदर सिंह, इस तरह की कोई चर्चा बहुत ज़्यादा जोर नहीं पकड़ पाई थी। उसकी वजह यह है कि अमरिंदर सिंह के अपने इख्तिलाफ हैं। अमरिंदर सिंह का एक अपना स्टेटस है, उनका एक अपना रसूख है। नवजोत सिंह सिद्धू के साथ वो पंचायत करने के लिए बैठेंगे, इस बात को उनके सहयोगियों ने, उनके करीबी लोगों ने नकार दिया था कि वो किसी पंचायत का हिस्सा नवजोत सिंह सिद्धू के साथ बैठ कर नहीं बनेंगे। जहाँ तक सवाल आला कमान का है, उनके तरफ से कहा गया कि आला कमान कोई अगर फैसला करता है तो जाहिर सी बात है वो सबके लिए बाध्य होता है, लेकिन बातचीत के बाद ही कोई फैसला होगा ये भी तय है, क्योंकि अमरिंदर सिंह एक राज्य में सरकार चला रहे हैं, एक कद्दावर मुख्यमंत्री हैं और कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता हैं और बहुत ही पुराने नेता हैं। ऐसे में उनको दरकिनार करके, उनको नाराज करके सिर्फ सिद्धू की तरफ आला कमान जाए, ये पार्टी के लिए घाटे का सौदा, मुनाफे का सौदा नहीं है। और इसी की वजह है कि आप देखिए कि लगातार कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली का दौरा कर रहे हैं। 2 बार वो कमेटी के पास आए, घंटों उनसे कमेटी ने बातचीत की और तीसरी बार आज है जब वो आ रहे हैं। सूत्र ये कहते हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को जो लोग जानते हैं वो जानते हैं कि वो इस तरह से झुकने वाले नहीं हैं, लेकिन चूंकि उनके खुद के करीबी मंत्री 6 ऐसे मंत्री हैं जो उनके खिलाफ हो गए हैं, बागी हो गए हैं, और इस वजह से वो थोड़े कमज़ोर हैं और दिल्ली दरबार में लगातार वो हाजिरी लगा रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू सिर्फ एक बार मिलने आए कमेटी से और उसके कैप्टन अमरिंदर सिंह 2 बार आए। आप ये समझिए कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को 2 बार आना पड़ा और 3.5 घंटे तक मुलाकात एक बार चली। आज की जो बैठक होनी है आनंद, उसमें एक फाइनल फार्मूला बाहर आएगा। इस तरह की बात की जा रही है कांग्रेस के हलकों में। उसकी वजह यह है कि सोनिया गांधी की इज्जत, सोनिया गांधी का सम्मान पार्टी के सारे नेता करते हैं। थोड़ा सिद्धू को झुक करना पड़ेगा, थोड़ा अमरिंदर सिंह को झुकना पड़ेगा और कोई बीच का रास्ता निकलेगा। उसके पहले सोनिया गांधी ने राहुल गांधी और प्रियंका दोनों से मुलाकात की है, क्योंकि यही दोनों नवजोत सिंह सिद्धू से बात कर रहे थे। जी अरुण, आप मेरे साथ बने रहिए। वहीं अमरिंदर सिंह के दिल्ली पहुंचते ही सियासी हलचल तेज हो गई है। न्यूज़ 18 के नीरज कुमार जो अभी हमारे साथ लाइव हैं, उनकी खबर है कि सांसद रवनीत सिंह बिट्टू, कांग्रेस विधायक राजकुमार विरका और पार्टी नेता अश्विनी शेखरी दिल्ली में कैप्टन अमरिंदर सिंह से मिलने पहुंचे हैं। सोनिया गांधी से मुलाकात से पहले तीनों नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह से मिलने पहुंचे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी से आज फाइनल मीटिंग सोनिया गांधी जी की होंगी और जितने भी आप क्या सराहियाँ लगा रहे हैं सबके ऊपर से पर्दा उठ जाएगा
और सब लोग मिलके एक साथ काम करेंगे। और मैंने आपको कहा है कि जहाँ जहाँ जिसको काम देना है वो काम दे दिया जाएगा और ऐसी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। विरोधी जो हैं वो खाली ग्राउंड देकर भाग रहे हैं कि शायद ग्राउंड खाली है। मैंने आपको एक बात कह दूं, कल के बाद आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी अपनी प्राप्तियों को लेकर, अपने कामों को लेकर आगे बढ़ेगी। अब वहीं कांग्रेस के जो सांसद हैं रवनीत बिट्टू, उन्होंने सिद्धू को निशाने पे लिया। क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। आज सोनिया गांधी से मुलाकात है आपके कैप्टन अमरिंदर सिंह की। सिद्धू लगातार हमला कर रहे हैं। आपसे थोड़ी देर पहले भी ट्वीट किया कि जो बिजली को लेकर समझौता हुआ था उसे रद्द किया जाए। बार बार हमलावर है कैप्टन पे, कैसे देखते हैं इसे आप पंजाब कांग्रेस के लिए? नहीं, देखो, किसी एक आदमी की पार्टी में कभी बात नहीं होती, पार्टी बड़ी होती है। तो इसलिए यहाँ पे एक चेहरा है कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो हम वोट लेके मुख्यमंत्री जो बने वो, तो उनका चेहरा हम आगे लेके मुख्यमंत्री पंजाब उनको लोगों ने चुना। तो उनके 5 साल पड़े हैं, मैं 5 साल उनको टाइम दिया, उसमें 6 महीने 8 महीने पड़े हैं। तो उसके बाद जो लोग सोचेंगे, लोग फैसला करेंगे। पे रोज सड़कों पे पार्टी का काम कर रहा है, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू का मानना है कि वो बड़े चेहरे हैं कैप्टन से। तो आपके लिए पंजाब में कैप्टन बड़ा चेहरा है कि नवजोत सिंह सिद्धू? ये तो मैंने तो सुना नहीं कभी उन्होंने कहा वो भी मैं बड़ा चेहरा। वो जिस तरह से कर रहे, तमाम पद चाहते हैं, तमाम उनकी बातों को पार्टी आला कमान सुन रहा है, तो आपको नहीं लगता कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी 2 बार कमेटी के सामने आना पड़ा? आज सोनिया गांधी के साथ बैठक है, नवजोत सिंह सिद्धू को बहुत तरजीह दिया जा रहा है। तो आपको चेहरा कौन मजबूत है दोनों में आपके हिसाब से पंजाब के लिए? नहीं, ये फैसला आप थोड़ी करोगे खुद ही, जहां तो पंजाब के लोग करेंगे और जहां पार्टी हाईकमांड करेगी। और फैसला कौन करेगा आपको बताओ? ये फैसला उन पे ऊपर छोड़ना चाहिए। मैं थोड़ी कह सकता हूं भी मुझे ये ओहदा चाहिए, जब मुझे ये बनाओ मैं तभी काम करूंगा। ये प्रथा कांग्रेस में तो है नहीं। तो रवनीत सिंह बिट्टू का कहना है कि देखिए, कैप्टन के चेहरे पे हमने चुनाव लड़ा, अभी 6-8 महीने बाकी हैं, तो उन्हीं को आगे ले जाना चाहिए, नेतृत्व तो उन्हीं का होना चाहिए। प्रताप सिंह बाजवा से जब पूछा गया कि देखिए, अब रवनीत सिंह नवजोत सिद्धू को कोई अगर बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है, ऐसी खबर है, तो प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि भाई मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। मुझे इसके बारे में कोई इल्म नहीं। सबसे बड़ी बात है कि ये सारे कैप्टन अमरिंदर सिंह के वादे थे। हम तो उसको याद करवा रहे हैं कि जो लोगों के साथ आपने किए हुए वादे हैं उनको निभाओ। नहीं निभाओगे तो आप कैसे लोगों का सामना कैसे करोगे? आपका विद्रोह होगा, गांव में आपको कोई घुसने नहीं देगा, जैसे बीजेपी के लीडरों को पंजाब हरियाणा में कोई घुसने नहीं देता। अगर वादे पूरे नहीं करोगे, आपने गुटखा साहब हाथ पर रखकर कसम उठाई हुई है, अगर पूरे नहीं करोगे तो कैसे लोग जाएंगे? कैसे हम इलेक्शन लड़ पाएंगे? आपके एमएलएज अपने इलेक्टेड को कैसे फेस कर पाएंगे? तो यही बात हम कह रहे हैं कि कैप्टन साहब, वक्त बहुत गुजर चुका है, बहुत सारा पानी जो है ये इसके ब्रिज के नीचे से बैठ चुका है, अब वादे पूरे कीजिए। नीरज अभी कपूरथला हाउस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, आपने कई सारे नेताओं से बात की है, अब क्या होगी रणनीति? आर या पार होगा या 50-50 पर मान जाएंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह कि भाई नेतृत्व तो वो करेंगे, कैब चीफ मिनिस्टर वो रहेंगे, लेकिन प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चीफ नवजोत सिंह सिद्धू होंगे? क्योंकि या फिर वो ये कहेंगे या तो मुझे कमान सौंपें या फिर मुझे जाने दें। देखिए, मान मनोबल का तो खेल चल ही रहा है पूरा, आनंद आप भी देख रहे हैं लगातार, लेकिन 50-50 होगा इस बात की उम्मीद कम लगती है, क्योंकि अमरिंदर सिंह जिस तरह से रसूखदार नेता है वहां के कांग्रेस पार्टी के और मुख्य चेहरे, और 2017 के विधानसभा चुनाव में याद होगा आपसे थोड़ी देर पहले रवनीत सिंह बिट्टू बार बार इस बात को कह रहे थे कि नवजोत सिंह सिद्धू ने भी पिछला विधानसभा चुनाव कैप्टन के चेहरे पर ही जीता था, तो जो 4.5 साल अब तक सरकार चला चुका है उसके अलावा कौन चेहरा होगा? रवनीत सिंह बिट्टू, राजकुमार वेरका और अश्विनी, कांग्रेस के नेता पूर्व विधायक हैं अश्विनी जी, वो यहाँ पहुंचे हैं और तमाम अपनी बातें रख रहे हैं। देखिए, कैप्टन की रणनीति साफ है, वो अपनी बातें खुल के नहीं रख रहे जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू ने मीडिया के सामने अपनी बात रखी। कैप्टन के पक्ष में वहां के सांसद बोलते, चाहे कुछ दिन पहले मनीष तिवारी ने अपनी बात रखी थी, अभी थोड़ी देर पहले रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि कैप्टन के चेहरे के अलावा कांग्रेस पार्टी के पास दूसरा कोई बड़ा चेहरा नहीं। उनके कहने का मतलब यही था। तो पार्टी की रणनीति ये हो सकती है कांग्रेस अध्यक्ष की कि पहले कैप्टन को मनाया जाए कि सिद्धू को एक पद दीजिए,
वो पद क्या होगा, क्या उस पद पे सिद्धू मानेंगे, ये महत्वपूर्ण होगा। क्या प्रदेश अध्यक्ष का पद देने को तैयार होंगे, जिसके लिए कैप्टन अगर तैयार भी हो जाए तो पार्टी के दूसरे सांसद और विधायक तैयार नहीं होंगे। दूसरी अहम बात कि सोनिया गांधी जरूर कैप्टन को कहेंगे कि आप पार्टी में जो बाकी नेताओं की नाराजगी है उनको दूर कीजिए। तीसरा ये कहेंगे कि आने वाले वक्त में चुनाव जो है उसकी रणनीति आप कैसे बनाएंगे। लेकिन कैप्टन का काउंटर क्या होगा ये भी देख लीजिए। नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ कैप्टन का काउंटर ये होगा कि बार बार मीडिया के सामने आकर वो पार्टी उनके खिलाफ अपनी बातें रख रहे हैं। आपसे थोड़ी देर पहले ट्वीट किया था कि जो बिजली समझौता हुआ था पीपीपी मॉडल पे, उसको रद्द किया जाए। और यही बातें कैप्टन के सहयोगी और समर्थक सांसद और विधायक भी कह रहे हैं। रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि आपको मीडिया के सामने जाने की क्या जरूरत है, अगर आप पावर की किल्लत और कीमत का इतना ही ध्यान था तो आप मिनिस्ट्री में रहते, क्योंकि पावर मिनिस्ट्री तो आपके पास थी, 2 से 2.5 साल रहते और स्थिति को सुधारते। तो कहीं ना कहीं कैप्टन के पक्ष में ये तमाम नेता बोल रहे हैं। देखना होगा कि सोनिया गांधी कोई फॉर्मूला निकालती हैं कि नहीं। और अगर सोनिया गांधी से मुलाकात से पहले प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भी आज जाकर सोनिया गांधी से मिले तो इसका मतलब ये है कि कैप्टन को मनाना भी आसान नहीं होगा, चुनौती बड़ी है। लेकिन सोनिया गांधी इन सब देखिए कहीं ना कहीं दोनों में से किसी एक को तो ये बताना पड़ेगा और हाईकमान को, शायद आला कमान को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई कैप्टन कौन है, टीम का नेतृत्व कौन कर रहा है पंजाब में। इसको साफ खुलेआम रखना पड़ेगा, क्योंकि 50-50 वाला मसला जो है ये और पेचों को और मामले को और घुमा सकता है। अब वहीं देखिए, कैप्टन के दिल्ली पहुंचने से पहले नवजोत सिंह सिद्धू ने फिर से कैप्टन पर हमला किया। नवजोत सिंह सिद्धू ने पीपीए यानी परचेज पावर एग्रीमेंट को लेकर ट्वीट किया। मुफ्त बिजली के खोखले वादों का कोई मतलब नहीं है जब तक पीपीए को पंजाब विधानसभा में नया कानून लाकर निरस्त नहीं किया जाता है। 300 यूनिट मुफ्त बिजली महज एक छलावा है जब तक पंजाब में पीपीए के गलत प्रावधान लागू रहेंगे। अरुण सिंह जुड़ रहे हैं। अरुण, 300 यूनिट बिजली का जो वादा किया था वो तो आम आदमी पार्टी ने किया था। अब नवजोत सिंह सिद्धू 6-8 महीने पहले क्यों जाग रहे हैं? क्या पिछले 4.5 साल में पीपीए एग्रीमेंट नहीं था? ये तो बादल के काल में साइन किया गया, ये खुद नवजोत सिंह सिद्धू कहते हैं। आला कमान क्या डिसाइड करेगा? क्योंकि जो भी डिसीजन है वो आगे की सोच है कि आगे पंजाब में कांग्रेस की कमान कौन संभालेगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह तो हर बार तो नहीं पहुंच सकते। देखिए, आगे कौन संभालेगा ये तो अभी भविष्य के गर्त में है और हर बार कैप्टन नहीं पहुंच सकते। अब तक तो कैप्टन ही रहते आए हैं और पिछले चुनाव में अगर आपको याद हो तो कैप्टन ने कह दिया था, एक तरह संकेत दे दिया था कि आखिरी चुनाव है, लेकिन अभी भी वो रेस में है और अगला चुनाव भी उन्हीं के चेहरे पर होगा। इसमें भी कोई दो मत नहीं है। आप सामूहिक नेतृत्व की बात भले कर लीजिए, कहने के लिए पोस्टर पर फोटो सबकी छाप दीजिए, लेकिन ये हर कोई जानता है कि पंजाब में कैप्टन की ही चलती रही है और कैप्टन की ही चलने वाली है। अब सवाल सिर्फ इतना है कि कांग्रेस में रह के कैप्टन चलाएंगे या कांग्रेस के बाहर जाके कैप्टन चलाएंगे। जिस तरह से हरियाणा में हुड्डा धमकी दे रहे हैं, जिस तरह से आप देखिए सचिन पायलट राजस्थान में धमकी दे रहे हैं, ऐसी कई धमकियां कांग्रेस अध्यक्ष के पास पेंडिंग हैं जिनका निपटारा होना अभी बाकी है। नवजोत सिंह सिद्धू के हाथ में पूरी पार्टी सौंप देना ये न तो राजनीतिक विश्लेषकों के गले उतर रहा है और न ही कांग्रेस पार्टी के नेताओं के, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू पार्ट टाइम पॉलिटिशियन हैं। उनको मुंबई में शूटिंग भी करनी होती है, उनको कमेंट्री भी करनी होती है, उनके पास बहुत काम है। दूसरी बात, उनकी अपील मास बेस नहीं है। वो किसी रैली में जाके कुछ लोगों को अट्रैक्ट करके अपने पास जुमलों से उनको अपने भाषण से थोड़ा जरूर वो खुश कर सकते हैं, ताली बजवा सकते हैं, लेकिन वोट में तब्दील कर पाना उनके लिए आसान नहीं है। वो अपनी सीट जीत सकते हैं लोकसभा विधानसभा की, लेकिन नेता वो होता है जो अपने साथ साथ 50-100 MP MLA बनवा सके और वो कुवत कैप्टन अमरिंदर सिंह के अंदर है। ये बात आला कमान जानता है। अगर ये है अरुण, तो एक बात बताइए, तो नवजोत सिंह सिद्धू को इतनी हवा क्यों दी गई है? अगर ये बात है तो पहले दिन ही बता देना चाहिए। क्यों राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा नवजोत सिंह सिद्धू को इतनी जगह दे रहे हैं? क्यों सोनिया गांधी ने पहले ही क्यों नहीं ये कहा कि देखिए पंजाब में एक ही चेहरा है कैप्टन, और कैप्टन जो कहेंगे वही मानना पड़ेगा? देखिए आनंद, ऐसा ना, पार्टी इस तरह से नहीं सोचती कि कोई एक ही रहे। पार्टी के लिए तो नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह दोनों जरूरी हैं। वो इसलिए कैप्टन का अनुभव है और नवजोत सिंह सिद्धू की भीड़ खींचने की क्षमता है। और नवजोत सिंह सिद्धू सिर्फ पंजाब में पार्टी के लिए उपयोगी नहीं है, वो मध्य प्रदेश में भी चुनाव प्रचार करते हैं। 5000-10,000 लोगों की भीड़ अपने बलबूते लाते हैं, अपनी भाषण की कला के जरिए लाते हैं। सिर्फ पंजाब में ही उनकी उपयोगिता नहीं है और इसीलिए प्रियंका गांधी, राहुल गांधी चाहते हैं कि पार्टी में वो भी रहें। अब आप इसी तरह राजस्थान की बात करिए,
अशोक गहलोत के पास ज़्यादा वोट है, अशोक गहलोत के पास ज़्यादा विधायक है, लेकिन सचिन पायलट भी पार्टी में बने हुए हैं और आलाकमान उनको जाने नहीं दे रहा है, क्योंकि उनके पास भी 4% वोट है। वो एक चेहरे हैं और भविष्य की राजनीति में उनको उनके ऊपर दांव लगा सकती है पार्टी। तो पार्टी इस तरह से सोचती है कि किसी भी राज्य में अगर 2 बड़े नेता हैं, एक बड़ा एक छोटा, तो पार्टी के लिए तो आदर्श स्थिति यही कि दोनों रहें, और इसीलिए सिद्धू को मनाया जा रहा है। प्रियंका गांधी से काफी बातचीत के बाद देखिए, मनाने के लिए पार्टी जो कहेगी वो तो अगर कार्डर है तो उनको मानना पड़ेगा। वो इस तरह से हट करते रहे तो फिर आप कहिए कि जाएं, क्योंकि बहुत सारे यंग लीडर्स हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा कांग्रेस के लिए मेहनत की है, जितना नवजोत सिंह सिद्धू नहीं कर पाए पिछले 3-4 साल में। ये भी कहीं ना कहीं एक आर्गुमेंट निकल के आ रहा है। अरुण और नीरज बने रहिए। अब इससे पहले बुधवार 30 जून को नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रियंका वाड्रा से दिल्ली में उनके आवास पर मुलाकात की थी। प्रियंका और सिद्धू के बीच करीब आधे घंटे तक बातचीत चली, जिसके बाद यह खबर आई कि सिद्धू को पंजाब में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। न्यूज़ 18 के अरुण सिंह की ही रिपोर्ट है कि प्रियंका वाड्रा ने सिद्धू को उप मुख्यमंत्री पद और कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव दिया था। प्रियंका के बाद सिद्धू और राहुल गांधी के बीच करीब 1.25 घंटे की मुलाकात भी हुई। नीरज और अरुण हमारे साथ हैं। नीरज, उस मीटिंग में क्या डिसाइड किया गया? क्योंकि कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू जो है वो उप मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते हैं। उनका तो यही कहना है कि 6 महीने पहले मैं क्यों उप मुख्यमंत्री बनूं। नीरज भी हमारे साथ है। नीरज, यहाँ पर कैप्टन के खेमे से क्या कहा जा रहा है? कैप्टन का खेमा क्या मानने को तैयार है कि नवजोत सिंह सिद्धू को उप मुख्यमंत्री बना दिया जाए, आज जबकि 8 महीने बचे हैं चुनाव के लिए? देखिए, अगर डिप्टी सीएम पे बात बनती है, अगर नवजोत सिंह सिद्धू बोल चुके हैं कि वो डिप्टी सीएम लेने को तैयार नहीं है, लेकिन एक वक्त था आनंद, आज से 5-6 महीने पहले, जब नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन की मुलाकात चंडीगढ़ में हुई थी, 1 से 2 बार वो लोग मिले थे। तब कांग्रेस के ही एक वरिष्ठ नेता ने कहा था कि नवजोत सिंह सिद्धू डिप्टी सीएम से कम पद पे नहीं मानेंगे। ये तब की बात थी। उसके बाद बहुत स्थितियां बदल गई हैं, परिस्थितियां बदल गई हैं। नवजोत सिंह सिद्धू बहुत आक्रामक हो गए हैं और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है आनंद, तो नवजोत सिंह सिद्धू की महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई है। अगर डिप्टी सीएम पे मानते हैं या फिर कैंपेन कमेटी के चेयरमैन के तौर पे मानने को तैयार होते हैं तो पार्टी को देने में कोई दिक्कत नहीं होगी और कैप्टन को विश्वास में लेने में पार्टी आला कमान को कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इस फॉर्मूले पे बात बनेगी कि नहीं, क्या सिद्धू मानेंगे, इस बात की उम्मीद कम है। रही बात प्रदेश अध्यक्ष की, तो प्रदेश अध्यक्ष अगर आप बनाते हैं तो कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू ऐसे नेता नहीं है कि वो अमरिंदर सिंह के मुख्यमंत्री के तौर पे सुनेंगे, वो अपनी चलाएंगे। और नवजोत सिंह सिद्धू जिस तरह से अपनी बात रखते हैं, अपने आप को पेश करते हैं, वो बाकी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को नागवार गुजरेगा। पार्टी में कई सांसद हैं जो कि वरिष्ठ हैं, पार्टी में कई विधायक हैं जो कि वरिष्ठ हैं सिद्धू से, मंत्री कई हैं जो उनसे वरिष्ठ हैं, तो वो उन पे नागवार गुजरेगा और ये कैप्टन नहीं चाहते। और कैप्टन की तो बार बार ये दलील है आनंद, आपको याद होगा, पटियाला से दोनों आते हैं, दोनों जट सिख है, तो उनका कहना है कि एक राज्य की कमान और पार्टी की कमान दोनों जट सिख और पटियाला के लोगों को कैसे दी जा सकती है। इसीलिए कैप्टन चाहते हैं कि कोई ऐसा अध्यक्ष बने जो कि हिंदू समुदाय से हो। कहीं ना कहीं वो बैलेंस की बात कर रहे हैं, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू की तो मंशा है कि या तो मैं या तो कैप्टन। ऐसा नहीं है कि दोनों बराबर लेकर चलेंगे, क्योंकि ऐसा तो होगा ही नहीं, क्योंकि इससे तो कांग्रेस पार्टी का और नुकसान होगा। आज 3 से 4 बजे के बीच मीटिंग है, क्या होगा क्या नहीं, यही न्यूज़ 18 इंडिया पर आपको बताते रहेंगे। अखाड़ा में फिलहाल वक्त हो चला है आपसे नमस्ते कहने का, और खबरें जारी रहेंगी न्यूज़ 18 इंडिया पर। अर्पिता के साथ बने रहिए।